दोस्तों नमस्कार। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित तमाम डायमेंशन को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 में अधिकतम मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 95 वीडियो और 95 पीडीएफ पढ़कर जा सकते हैं। आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम लोग जवाहरलाल नेहरू से संबंधित सभी आयामों को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों एक बात कहना चाहते हैं कि जीसीएस आईएएस से जो भी मेंस बैच से जुड़ते हैं या इंटरव्यू बैच से जुड़ते हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं। अब इतनी मतलब उन लोगों की जो है लिखने के जो तौर तरीके हैं या ग्रैप्स करने की जो क्षमता है बहुत हाई रहता है। यही कारण है कि लोग आते हैं, कंटेंट पढ़ते हैं और सीधे इंटरव्यू देते हैं, फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। सीधे पढ़ते हैं पीडीएफ वीडियो और लिख लेते हैं और उसके बाद सीधे जो है डायरेक्ट इंटरव्यू और फाइनल पर जो है पहुंचते हैं। इससे अच्छा रिजल्ट जो है मार्केट में कहीं नहीं होता है। जहां हर बैच से हर चौथा लोग इंटरव्यू देता हो, मुझे लगता है कि मार्केट में कोई ऐसा कोचिंग नहीं होगा। और इस बार तो 66 में रिकॉर्ड रिजल्ट हमारे बैच से होगा, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ भावी छोटे राजा की जो संख्या है वो बहुत अधिक है। इसलिए रिकॉर्ड रिजल्ट का हम उम्मीद जो है लगाकर बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। और 67 में तो देखिएगा कहानी, 67 तो और रिकॉर्ड हो जाएगा और रिकॉर्ड होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। सीधे शुरुआत ऐसे ही करना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के केवल राजनेता ही नहीं थे, बल्कि उनकी गणना भारत के प्रमुख राजनीतिक विचारकों में होती है। अपने विचारों के उनके विचारों का प्रभाव केवल भारतीय समाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा सकता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया, याद रखिएगा। और राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति के संबंध में अनेक अवधारणाएं प्रतिपादित किए। वे लोकतंत्र के समर्थक थे। संविधान निर्माण में और आजादी के बाद देश की विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नीतियों पर, विदेश नीतियों पर उनके विचारों का प्रभाव जो है परिलक्षित होता है। इसलिए उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता या शिल्पकार के रूप में भी याद किए जाते हैं या जाना जाता है। बस इतना लिखने के बाद आप नीचे आइए। कोई भी क्वेश्चन नेहरू से रिलेटेड आएगा तो पहले तो इतना लिख दीजिए। 40 शब्द बता दिए हैं, 40 शब्द हो गया। अब जहां धर्मनिरपेक्षता पर आ जाता है तो सीधे धर्मनिरपेक्षता के स्ट्राइक पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट को एलिब्रेट कर दीजिए डायग्राम बना के, सीधा आंसर होगा। बिना लाग लपेट के जाना है, सीधे क्वेश्चन पर स्ट्राइक करना है आपको, टू द पॉइंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है उस डिमांड पर आप जोर दीजिएगा। बिना लाग लपेट पे डिमांड को फॉलो कीजिए। क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि मूल कंटेंट आपको जीएस में तभी हाईएस्ट मार्क्स मिलेगा जब क्वेश्चन के डिमांड को आप पूरा करते हैं। आप जरूरी नहीं है कि डिमांड पूरा करने के लिए 400 शब्द लिखिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप 280 शब्द भी अगर लिख देते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं दावे के साथ 4 पेज में लिखना है, 4 पेज लिखना है। 4 पेज में आप 280 शब्द हटा दीजिए, फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन। तो पन्ना पुराने पर क्वांटिटी पर जोर नहीं देना है, क्वालिटी पर जोर देना है। आप स्ट्राइक कीजिए, बस भूमिका खाली अच्छा से याद रहना चाहिए और क्वेश्चन की डिमांड को सीधे फोकस कर दीजिए, फाइनल रिजल्ट होगा।
तो अब हम लोग जवाहरलाल नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद पर उनके विचार देखेंगे। याद रखिएगा, राजनीतिक विचार आ जाएगा तो राजनीतिक विचार में लोकतांत्रिक समाजवाद पर चर्चा करना है, विदेश नीति की चर्चा करनी है, धर्मनिरपेक्षता की चर्चा करनी है, राष्ट्रवाद पर चर्चा करनी है। समझ रहे हैं? इन्हीं सब पर चर्चा करके और उसको जो है आप समेट देंगे। राजनीतिक नेहरू का राजनीतिक विचार आएगा, उस स्थिति में लोकतांत्रिक समाजवाद, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता याद रखिएगा, और विदेश नीति, इनकी चर्चा जो है आप कर दीजिएगा, हो जाएगा। ऐसे में सब चीज आ जाता है, जितने भी मूल्य है सब लोकतांत्रिक मूल्य है, सब आ जाता है इसी में। लोकतंत्र में सब चीज आ जाता है। लोकतंत्र अपने आप में राजनीति का लोकतंत्र अपने आप में राजनीति को समेटे हुआ है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद पर नेहरू की क्या विचार था उस पर देखेंगे। देखिए, जैसा कि जानते होंगे, लोकतांत्रिक समाजवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, लोकतंत्र और समाजवाद। लोकतंत्र मूलतः स्वतंत्रता से संबंधित अवधारणा है, शासन चलाने से संबंधित अवधारणा है। शासन जो है यह जनता द्वारा जनता का जनता के लिए एक प्रकार का शासन चलाने की पद्धति है लोकतंत्र। और लोकतंत्र शासन चलाने की पद्धति नहीं है, जीवन जीने का भी तरीका है लोकतांत्रिक जीवन। समझ रहे हैं? तो लोकतंत्र एक बहुआयामी अवधारणा है जो बहुत सारे जीवन शैली को ही जो है समेटे हुआ है। लेकिन अगर राजनीतिक क्षेत्र में देखिएगा, लोकतंत्र स्वतंत्रता से संबंधित है और समाजवाद समानता से संबंधित है। जब देश आजाद हुआ उस समय देश की बहुत सारी समस्याएं थी। देश में बहुत सारी समस्या थी। केवल राजनीतिक अधिकार दे देने से, बोलने का अधिकार दे देने से, मताधिकार का अधिकार दे देने से लोकतंत्र जो है मजबूत नहीं हो सकता था। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आर्थिक क्षेत्रों में समानता भी जरूरी है, सामाजिक आर्थिक न्याय भी जरूरी है। इसलिए नेहरू जी जो है दोनों को समन्वय पर जोर दिया, लोकतंत्र और समाजवाद। स्वतंत्रता भी होगा और समानता भी, दोनों होगा, और दोनों मिलकर एक सुंदर लोकतांत्रिक देश का निर्माण किया भारत। आज जो देखते हैं विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। जितना यहाँ मतदान होता है लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में, उतना तो दूसरे देश की जनसंख्या है। इसलिए लोकतंत्र और समाजवाद जो है, इसलिए वे जो है मिलाए थे, क्योंकि लोकतंत्र के माध्यम से लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होगा और समाजवाद के माध्यम से लोगों को सामाजिक अवसर, एक समान अवसर प्राप्त होगा, आर्थिक समानता स्थापित होगी, और दोनों मिलकर एक पल्वित मतलब खुशहाल लोकतंत्र का जो है लोकतांत्रिक भारत का निर्माण करेगा। अब मान लीजिए आपको वोट देने का अधिकार दे दिया जाए और खाने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, वोट देने जाइएगा? नहीं जाइएगा। पेट भरने के लिए लोग पहले पेट भरने पर जोर देता है, उसके बाद ही जो है राजनीतिक वाद विवाद में वोट देने पर विचार करता है। पेट में अन्न रहता है तभी लोग जो है अलग अलग तरह के राजनीतिक बात बतियाता है, चाय की दुकान में चर्चा करता है या किसी मंच पे। बिना भोजन के अब बिना खुशहाली के जो है लोकतंत्र की सफलता को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, जनता की भागीदारी होगी ही नहीं। इसलिए दोनों के समन्वय पर जोर दिए और उनके लोकतांत्रिक समाजवाद के बहुत विभिन्न विचार है। तो सबसे पहला है लोकतंत्र समाजवाद की पारस्परिकता पे। दूसरा है नेहरू जी लोकतांत्रिक समाजवाद को देश की जो मौजूदा समस्या था उसको समाधान के रूप में लिया है। अब समाधान के लिए अब लोकतांत्रिक समाजवाद से क्या होगा? आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण होगा, आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण होगा। उसके बाद समतावादी समाज का स्थापना होगा, समाज में सबों को समान अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। जो राष्ट्र का संपत्ति है उसमें सामुदायिक हित के लिए उसका सर्वोत्तम उपयोग किया जाएगा। इसके बाद लोकतांत्रिक समाजवाद से क्या होगा? लोकतंत्र की सफलता सुनिश्चित होगी। जो आज लोकतंत्र की सफलता सुनिश्चित हो रही है, अब कैसे सुनिश्चित हुई है? लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या हुआ है? सामाजिक समाजवाद में अब देश के जो राष्ट्रीय संसाधन पे, प्राकृतिक संसाधनों पर राष्ट्र का अधिकार है, सरकार का अधिकार है। सरकार ही डिसाइड करती है कि किनको किनको वितरण करना है। अब 1991 के बाद जो दारिकन की दौर आया है, पूंजीवाद का दौर आ गया है,
लेकिन उससे पहले तो राष्ट्र की जो कोयला पे, खान पे, खनिज संसाधन पे, सारे पर राष्ट्र का अधिकार था और राष्ट्र ही निर्णय लेता था कि कहाँ किसको जो है आवंटन करना है, और जनता के हितों के लिए जो है वे सर्वोत्तम प्रयास करते थे। आर्थिक नियोजन अपनाया गया था। इससे लोगों की जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, पेयजल, इस समय जो है समृद्धि सुनिश्चित हुई, लोगों की संपन्नता सुनिश्चित हुआ, लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, और जिसका परिणाम ही है कि गरीबी से बाहर निकलने के कारण ही जो है आज अब मुखिया का चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव होता है, तो सैकड़ों कैंडिडेट जो है खड़ा हो जाते हैं। एक मुखिया के चुनाव में कम से कम एवरेज 12 कैंडिडेट जो है खड़ा होते हैं। तो ये समाजवाद का ही प्रभाव है, जहां लोग अपनी राजनीतिक गतिविधियों, राजनीतिक जो है क्षेत्रों में जो है सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। उसके बाद लोकतांत्रिक समाजवाद से एक तो लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता ही है, और इसके अलावा जो बुनियादी समस्या है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पेयजल, इस सब की जो है समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि राष्ट्र ही जो है सारा जो है काम जो है आम राष्ट्र की ही जिम्मेदारी हो जाती है कि देश की जनता को जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी देख रेख करे, उनकी जो है तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराए, इससे समाधान हो जाती है। उसके बाद लोकतांत्रिक समाजवाद में नेहरू जो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार किए हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का तात्पर्य होता है, यह याद रखिएगा, लोकतांत्रिक राज्य में क्या होता है कि सरकार जो होती है, राष्ट्र जो होता है, राष्ट्र को किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक, समझ रहे हैं, मृत्यु तक का प्रबंध करना पड़ता है। अब यही कारण है कि बिहार में कबीर, या भारत में कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत आपको दाह संस्कार के लिए भी 5,000 रुपये मिलता है। जन्म के समय भी मातृत्व लाभ के तहत जो है 5,000 रुपया जो है, जननी सुरक्षा योजना के तहत जो है 5,000 रुपया जो है मिलता है। उसके तहत जो है 5,000 उसके तहत नहीं है, उसमें जो है संस्थागत प्रसव के लिए जो है उसमें है, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5,000 मिलता है, NFSA के तहत आंगनबाड़ी के माध्यम से। तो यह स्थिति है। तो आप देख रहे हैं लोक कल्याणकारी राज्य, तो नेहरू जो है लोक कल्याणकारी राज्य पर जोर दिए, यानी राज्य का कर्तव्य, लोकतांत्रिक समाजवाद में राष्ट्र का कर्तव्य होगा जनता के जन्म से लेकर मृत्यु तक समुचित देखभाल का प्रबंध करना, और आज भी यह स्थिति है, और इसीलिए संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में जो है उल्लेखित किया गया है। इसके अलावा आर्थिक विकास में नेहरू का मानना था कि देश की आर्थिक विकास तभी उच्चतर स्तर पर पहुंचेगा जब जनता की भागीदारी होगा। बिना जनता के भागीदारी से आर्थिक विकास को आप ऊंचा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो आर्थिक विकास में जनता की भागीदारी पर जोर दिए लोकतांत्रिक समाजवाद के तहत। इसके अलावा जो है अब हम लोग देखेंगे समतावादी। नेहरू का मानना था कि लोकतांत्रिक समाजवाद से समतावादी समाज का निर्माण होगा, यानी समाज जो है एक आर्थिक मामलों में, आर्थिक स्तर पर समाज में एक समानता होंगी, और समाज में विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव है, कृत्रिम भेदभाव है, उसका निराकरण होगा, खुशहाली बढ़ेगा, आर्थिक संपन्नता, समानता स्थापित होगी, तो निश्चित रूप से जो भेदभाव वाला जो कल्चर है वो दूर हो जाएगा। समाज में जो भेदभाव देख रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आर्थिक पहलू। अब मान लीजिए कोई पैसा वाला आदमी है, पैसा वाला आदमी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन वही गरीब आदमी है तो उसके साथ लोग भेदभाव करते हैं। ये सरासर अमानवीय है। इसलिए नेहरू आर्थिक समानता पर जोर दिए, और आर्थिक समानता अगर स्थापित होगा समाज में तो निश्चित रूप से सामाजिक समानता प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद लोकतांत्रिक, नेहरू जो है लोकतांत्रिक समाजवाद में लोकतांत्रिक मूल्यों में न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, विश्व बंधुत्व हो गया, उदारता हो गया, खुलेपन हो गया, इसको जो है वह इन मूल्यों में दृढ़ता पूर्वक विश्वास करते थे। उसके बाद नेहरू जो है लोकतांत्रिक समाजवाद को प्राप्ति करने के लिए वह मार्क्सवादियों की तरह, साम्यवादियों की तरह हिंसा और क्रांति को जायज नहीं ठहराते थे। उनका मानना था कि लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना संवैधानिक साधनों से ही हो सकता है, अहिंसा के माध्यम से ही हो सकता है, संवैधानिक साधनों, संवैधानिक प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए
आप निदेशक तत्व देख रहे हैं। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है निदेशक तत्व। निदेशक तत्व में विभिन्न जो समाजवादी सिद्धांत है, प्रस्तावना में जो विभिन्न समाजवादी सिद्धांत है, वह जो है इन्हीं से प्रभावित है। उसके बाद नेहरू जो है लोकतांत्रिक समाजवाद के तहत देश की आर्थिक ढांचा को मिश्रित यानी पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को मिश्रण से जो है वह देश की आर्थिक ढांचा मिश्रित जो है बनाया था। और मिश्रित आर्थिक ढांचे, चूंकि उस समय ऐसी स्थिति थी जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था ही जो है उपयुक्त मॉडल था। इसमें समाजवाद, इसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की जो है एक अपनी भूमिका रहती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। उसके बाद जो है तो आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक समाजवाद जो है नेहरू के जो है लोकतांत्रिक समाजवाद के विभिन्न पहलू को आप देख लिए हैं। आपको इसी जो है पहलू में व्याख्या करना होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस प्रकार नेहरू का समाजवाद लोकतंत्र सामाजिक न्याय की अवधारणा पर आधारित था। तो आप देख लिए हैं कि नेहरू का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद न्याय, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की अवधारणा पर आधारित है। लास्ट में इसको लिख दीजिएगा, इस पॉइंट को। हो गया, इसी की व्याख्या करनी है और कुछ नहीं करना है। जो बोले हैं उतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद आइए हम नेहरू के राष्ट्रवाद संबंधी विचार हम चर्चा करेंगे। देखिए, पंडित नेहरू पर हमेशा आरोप लगाया जाता है कि नेहरू जो है राष्ट्रवादी नहीं थे, वे अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। यानी उनकी उदार दृष्टिकोण के कारण वे जो है वे अंतर्राष्ट्रीयतावाद को तरजीह प्राथमिकता दिए। इसलिए भारत में जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद पर के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ा था। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। नेहरू जो है उदार राष्ट्रवादी थे, समझ रहे हैं। नेहरू स्वयं कहे थे कि हम राष्ट्रवादी हैं और मुझे राष्ट्रवादी होने पर गर्व है। उनके राष्ट्रवाद संबंधी विभिन्न विचार आप जो है देख सकते हैं। सीमित, उदार और संतुलित राष्ट्रवाद का समर्थन। सीमित, उदार और संतुलित राष्ट्रवाद का समर्थन थे। देखिए, उदारवाद में विश्वास के कारण, क्योंकि नेहरू एक उदारवादी राजनीतिज्ञ थे, उदारवाद में विश्वास के कारण उनके जीवन का मूल था। उदारवाद उनके जीवन का मूल मंत्र था, समझ रहे हैं। और इसी मूल मंत्र के तहत वे राष्ट्रवाद की व्याख्या किए थे, समझ रहे हैं। उनमें वे राष्ट्रवादी होते हुए भी दूसरे देशों के संप्रभुता, स्वतंत्रता को जो है सम्मान करते थे। आज के राष्ट्रवादी है दूसरे देशों का सम्मान नहीं करता है। ब्रिटेन के जो राष्ट्रवादी है, यूरोप के राष्ट्रवादी है, वो अपने राष्ट्र को ही सबसे ऊपर समझता है। जहां तहां वह दूसरे देश पर कब्जा कर लेगा। चीन क्या है? आज चीन की जो मोनोपोली है वह चीन राष्ट्रवादी है। चीन जो है आप देख रहे हैं अपने BRI के तहत विभिन्न जो है दक्षिण एशिया के देशों पर क्या कर रहा है, ऋण जाल में जो है ला रहा है। चीन एक साम्राज्यवादी है, राष्ट्रवादी देश है। लेकिन नेहरू जो है और इस चीन की राष्ट्रवादी है, वह क्या करता है, वो दूसरे देशों की स्वतंत्रता को जो सम्मान नहीं करता है, दूसरे देश की एकता अखंडता को सम्मान नहीं करता है। लेकिन नेहरू जो राष्ट्रवादी थे, जो वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रवाद है, वो दूसरे देश को स्वतंत्रता, समानता, एकता अखंडता का सम्मान करता है। इसलिए जो है उस समय आरोप लगाया कि नेहरू जो है अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थक है। आप दूसरे देश के सम्मान करेंगे, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप जो है अंतर्राष्ट्रीयवादी हो जाएंगे। तो नेहरू अपने उदार विचारों के तहत भारत को ऊंचा रखने के साथ साथ दूसरे देशों की स्वतंत्रता, एकता, अखंडता का भी सम्मान करते थे, सहानुभूति रखते थे। इसलिए वे जो है, और नेहरू के साथ साथ उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक नहीं थे। उनका मानना था कि उग्र राष्ट्रवाद से जो है हिंसा होता है। यूरोप में उग्र राष्ट्रवाद के कारण दो विश्व युद्ध हो गया है। अगर भारत को भी उग्र राष्ट्रवाद के पथ पर ले जाया जाए तो एक दिन भारत भी जो है युद्ध के भावर में फंस जाएगा। इसलिए उग्रवाद के समर्थक नहीं थे और अपने राष्ट्रवादी विचार के तहत, और साथ ही साथ संकीर्ण राष्ट्रवाद। अब संकीर्ण राष्ट्रवाद क्या होता है? सब चीज अपना, आपसे ऊपर कोई नहीं है। ये तो गलत सोच है ना। आप अपने देश को केवल आगे बढ़ाएंगे, दूसरे के देश को उससे कोई मतलब नहीं है आपको।
संकीर्ण सोच है, सबका बढ़े। मेरा मानना है कि सबको जो है जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जियो और जीने दो, यह है। और उनके जो है दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीयता था। अंतर्राष्ट्रीयता इस मामले में था कि वो अपने राष्ट्र के सम्मान के साथ साथ दूसरे राष्ट्रों को भी एकता, अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करते थे। उसके बाद नेहरू अपने राष्ट्रवादी विचारों के तहत जो बलपूर्वक दूसरे देशों पर कब्जा करता है, साम्राज्य स्थापित करता है, उपनिवेश स्थापित करता है, उसके घोर आलोचक थे, इसको पसंद नहीं करते थे। नेहरू राष्ट्रवाद को स्वतंत्रता के स्रोत के रूप में मानते हैं, क्योंकि राष्ट्र स्वतंत्रता का स्रोत मानते हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद के तहत जो है अगर किसी देश को कोई विदेशी देश अगर आधिपत्य स्थापित कर लिया है तो उस देश के नागरिक को अधिकार होना चाहिए कि वह उस देश को उखाड़ फेंके। जैसा कि भारत के राष्ट्रवाद का विकास हुआ ब्रिटेन के विभिन्न औपनिवेशिक नीतियों के कारण जो है भारत के विभिन्न सामाजिक वर्गों को जो है नाराज कर दिया था, समझ रहे हैं। और इस नाराजगी के कारण जो है भारत के लोग जो है ब्रिटेन की जो है शोषण और दासता को स्वीकार न करके उसको चुनौती दिया, उसे आंदोलन किया, लड़ाई किया, अंत में देश से बाहर किया। वही स्थिति तो नेहरू का राष्ट्रवाद कहता है कि स्वतंत्रता का स्रोत है। राष्ट्रवाद पर सवार होकर आप देश को आजाद करा सकते हैं, स्वतंत्र जो है करा सकते हैं। नेहरू अपने राष्ट्रवादी विचार में विविधता में एकता को जो है मानते थे। उनका मानना था कि भारत में बहुसंख्यक धर्म है, असंख्य मतलब बहुसंख्यक भाषा है, जाति है, धर्म है, लाखों मान्यता है। इसलिए अगर किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक भाषा को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा को क्या होगा, हनन होगा, दूसरे के अधिकारों का हनन होगा। इसलिए वो राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए विविधता में एकता का सम्मान करते थे। मान लीजिए, आप ही को मान लीजिए आप राष्ट्रवादी हैं और आपके समाज में बहुत अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर में रहने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं। आप कहिएगा कि नहीं सब चीज सब मेरा ही मान ले, संभव है? अलगाव हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। अगर मान लीजिए सबका आप सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से लोग जो है आपस में क्या होंगे, जुड़ कर रहेंगे, इससे एकता मजबूती होगी, अखंडता मजबूत होगा। ठीक नेहरू का मानना था कि राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद जो है विविधता में एकता को स्वीकार करता था। विविधता में एकता इसलिए इससे राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्र की एकता, अखंडता बनी रहेगी। अब विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न भाषाओं को अगर आप सम्मान करते हैं तो निश्चित रूप से देश जो है यूनाइट रहेगा। ठीक नेहरू का यही विचार था। उसके बाद नेहरू का राष्ट्रवाद समन्वयकारी था, यानी अतीत के गौरव के साथ साथ वर्तमान की जो सामर्थ्यता है और भविष्य की संभावना है, तीनों के एकीकरण पर जोर देते थे। यानी अतीत की जो गौरव है भारत की, वो तो रहेगा ही, वर्तमान में भारत की जो कैपेबिलिटी है उसको, अब भविष्य में भारत की क्या संभावना होगी, तीनों को जोड़ते थे, आपस में एकीकरण करते थे। उनका राष्ट्रवाद है। और उसके बाद उनके राष्ट्रवादी विचार के तहत वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। धर्मनिरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का अर्थ है कि भारत जो है विभिन्न धर्मों का देश है, बहुधार्मिक देश है, और अलग अलग मत धर्म को मानने वाले लोग भी आसानी से रह सकते हैं। उनके राज्य द्वारा उनके जो है धार्मिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, तटस्थ रहेगा। यहाँ के लोग एक दूसरे के धर्म को सम्मान करते रहेंगे। धर्म के आधार पर किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनका राष्ट्रवाद यह था। तो यह राष्ट्रवाद जो है आप देख लिए हैं। अब हम लोग आगे जो है चर्चा करेंगे नेहरू के धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार। तो आप देख रहे हैं, इस प्रकार राष्ट्रवाद संकीर्णता पर आधारित न होकर प्रगतिशील मूल्यों पर आधारित था। लास्ट में लिख दीजिएगा। चलिए, धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू का विचार, आप जानते हैं कि बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले नेहरू की भूमिका लिख के और धर्मनिरपेक्षता पर जो है आप चर्चा कर दीजिएगा। देखिए, नेहरू जो है धर्मनिरपेक्षता पर विचार है। नेहरू जो है एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। वे
व्यक्ति के जीवन के राजनीतिक आर्थिक पहलू से धर्म को अलग रखना चाहते थे, अलग मानते थे। साथ ही साथ वह जो है धर्म को जो है धर्मनिरपेक्षता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक मानते थे। क्यों मानते थे कि विभिन्न धर्मों के लोगों का अगर आप भेदभाव नहीं करेंगे, सम्मान करेंगे, तटस्थ रहेंगे, तो निश्चित रूप से वह आदमी आपके प्रति नाराज नहीं होगा। अगर विभिन्न धर्मों में अगर भेदभाव करेंगे, किसी धर्म को आप ऊंचा उठाएंगे, किसी धर्म को जो है अपमानित करेंगे, किसी धर्म को जो है निरुत्साहित करेंगे, तो निश्चित रूप से एक अलगाव पैदा होगा जो राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए घातक होगा। इसलिए नेहरू धर्मनिरपेक्षता को राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए आवश्यक मानते थे। आप जब तक विभिन्न धर्मों और विभिन्न समुदायों का सम्मान करते रहेंगे तब तक लोग एक रहेगा, जैसा कि भारत में आज है। अब देखिए ना, विश्व के सभी धर्मों के लोग यहां निवास करते हैं, सभी धर्मों के लोग, और फिर भी भारत एक बना हुआ है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है, चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या है, और यहां तक कि बहुत सारे देश के में जितने धार्मिक लोग नहीं रहते उससे ज्यादा यहां धार्मिक लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर एक बार भारतीय सैनिक पर कोई हमला करता है तो पूरा देश जो है एक सुर में विरोध करता है। आज पूरे देश के लोग जनरल बिपिन रावत के जो है के प्रति शोक प्रकट किया है। यानी भावनात्मक रूप से राष्ट्र एक हो जाता है। देश पर किसी प्रकार की विपत्ति आती है, संकट आती है, तो पूरे देश भावनात्मक रूप से एक हो जाता है। अब कहिए एक कैसे हो जाता है? अगर आज चीन भारत पर आक्रमण कर दे, या पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करे, या कोई भी देश आक्रमण करे, सारे भारतीय जो है लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा और पूरे विरोध में जो है खड़ा हो जाएगा। चाहे देश में किसी प्रकार का कोई दुर्घटना हो जाता है, एक सुर में जो है शोक प्रकट की जाती है, उस घटना की सहानुभूति जो है व्यक्त की जाती है। यह क्या है? भावनात्मक रूप से एक है, यह राष्ट्रीय एकता। इसी में अगर अलग अलग धर्मों के साथ अगर भेदभाव करेंगे तो कुछ धर्म के लोग जो है नाराज हो जाएगा। अब हम लोग जो है, और नेहरू धर्मनिरपेक्षता के मामले में सांप्रदायिकता, कट्टरता, इसे घृणा करते थे। अब धर्मनिरपेक्षता में सांप्रदायिकता, कट्टरता कोई जगह ही नहीं है। अब मान लीजिए कोई आदमी किसी के धर्म को सर्वोच्च, किसी को ऊंच कैसे ठहरा सकता है, किसी को नीच कैसे ठहरा सकता है? तो नेहरू का यह मानना था। उसके बाद नेहरू का मानना था कि राज्य कार्य यानी राज्य का शासन कार्य धार्मिक मामलों से बिल्कुल तटस्थ है। यह शासन का संचालन जो होगा लोकतांत्रिक मूल्य, आधुनिक विचारों से होगा, न कि किसी भी सभ्यता संस्कृति से। राज्य कार्य जो है बिल्कुल धर्म से, यानी राज्य कार्य में शासन का कार्य जो है धार्मिक आधार पर नहीं चलाए जाएंगे। धर्म जो है के आधार पर शासन कार्यों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए नेहरू का राष्ट्रवाद जो है धर्मनिरपेक्षता पर विचार जो था वह जो है कहीं न कहीं बच्चों को, महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए वह धार्मिक सुधार को भी वो आवश्यक मानते थे। जैसा कि भारत के संविधान में है, अनुच्छेद 25 से 28 तक, कहिए 30 तक है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार भी कहीं न कहीं धर्म को भी टच करता है। तो अनुच्छेद 25 से 28 और फिर 29 से 30 में अगर आप देखेंगे मेनली, तो भारत का जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है यूरोपीय मॉडल से अलग है। भारत के धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में भारत को, राज्य को जो है महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए, बच्चों के हितों की रक्षा के लिए वह व्यक्ति के समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। लेकिन अगर अमेरिका के धर्मनिरपेक्षता का मॉडल देखेंगे, फ्रांस का धर्मनिरपेक्षता का मॉडल देखेंगे, तो उसमें धर्म को बिल्कुल व्यक्तिगत वस्तु माना जाता है। वो बिल्कुल व्यक्तिगत है, वह अपने निजी जीवन में क्या करता है उससे किसी को मतलब नहीं है। लेकिन भारत में अगर देखेंगे, अगर कोई धार्मिक समुदाय अगर अपने मान्यता और रीति रिवाजों के तहत महिलाओं का शोषण करता है, बच्चों को शोषण करता है, तो फिर उसमें हस्तक्षेप किया जाएगा। तो भारत का मॉडल जो है बिल्कुल अलग है। तो नेहरू की धर्मनिरपेक्षता का मॉडल इसी तरीके से है। बस इतना पॉइंट आपको रखना है। अगर आपको एसडीएम बनना है
तो आपको इतना रटना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बस आइए अब आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका। जैसा कि जानते होंगे, देश आजाद हुआ, देश जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद देश में गरीबी, भूखमरी, कृषि की दयनीय, उद्योग धंधे, तमाम चीजों की जो है समस्या थी और इन समस्याओं का निदान भी आवश्यक था। नेहरू जो है एक एक करके, चूंकि 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और देश की तमाम जो समस्याएं थी उसको दूर करने के लिए ठोस रणनीति जो है स्थापित किए। अब उसी में विदेश नीति है, आर्थिक नीति है, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अभियंत्रण के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में तमाम ऐसे पहल किए जिससे राष्ट्र जो है क्रमशः ऊंचाई पे पहुंचता चला गया। और आते आते 1970 में जो है क्या हुआ, देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा के मामले में देश की स्थिति अच्छी होने लगी, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ गई। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कब आती है? जनसंख्या क्यों बढ़ता है? जनसंख्या बढ़ता, शुरुआती चरण में जनसंख्या तब बढ़ता है जब देश की स्वास्थ्य व्यवस्था जब अच्छा होगा, मृत्यु दर में गिरावट होगा तो जनसंख्या तेजी से बढ़ेगा। मृत्यु दर में गिरावट तब आता है जब स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा होगा। देश के लोगों की आयु तब बढ़ती है जब बुनियादी स्थिति जो है अच्छी रहती है। तो नेहरू जो है आज़ादी के बाद भारत के निर्माण के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तमाम ऐसे प्रयास किए थे जिसके कारण उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया है। अब हम एक एक करके सब चर्चा करेंगे। सबसे पहले विदेश नीति। आप जैसा कि जानते होंगे, आज भी भारत की विदेश नीति का वही आधार और वही सिद्धांत है जिसका नींव नेहरू द्वारा रखा गया था। नेहरू द्वारा रखा गया था। आज भी आप भारत नेहरू के विदेश नीति के प्रमुख अगर सिद्धांत देखेंगे तो हम एक एक करके आपको चर्चा करेंगे क्या क्या है, उसको देख लीजिए। सबसे पहले आप देखेंगे नेहरू के विदेश नीति, चूंकि वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं और प्रधानमंत्री होने के नाते उनके विदेश नीति पर जो है उनका पूर्ण प्रभाव रहा है। क्योंकि देश की जो विदेश नीति का निर्धारण करने का काम जो है संसद करता है और संसद का नेता जो होता है वही प्रधानमंत्री होता है। समझ रहे हैं? तो प्रधानमंत्री संसद के नेता थे, तो इसलिए उनका भारत की विदेश नीति पर और विदेश नीति के संबंध में वो कई प्रतिमान स्थापित किए। समझ रहे हैं? कई सिद्धांत का प्रतिपादन किए जो आज भी भारत की विदेश नीति के प्रमुख अंग और प्रमुख सिद्धांत जो है बना हुआ है और आज भी उसकी प्रासंगिकता है, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार इसमें कुछ बदलाव हुआ है। तो अगर हम आप देखेंगे नेहरू की विदेश नीति के माध्यम से, और देखिए विदेश नीति क्या है, देश की कोई भी नीति देश के विकास के लिए ही है, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही है। भारत सरकार जितने भी काम करती है वह भारत के लोगों की भलाई के लिए करती है, इस देश के लोगों के कल्याण के लिए करती है, इस देश के लोगों के लिए के उत्थान के लिए करती है। चाहे जितना भी प्रयास, चाहे राजदूत का गठन हो, राजदूत है या यूएनओ के सदस्य बनना, सबका एक ही उद्देश्य है। कोई नेता व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ नहीं करता है, वो देश के लिए काम करता है और उसका प्रभाव आपको डायरेक्ट फील नहीं होगा। अब मान लीजिए अमेरिका में राजदूत है भारत के, अमेरिका आप चले गए, अमेरिका कैसे जाइएगा? जब तक भारत अमेरिका के बीच संबंध अच्छा नहीं होगा, वीजा उदार व्यवस्था नहीं होगा, तब तक कैसे जाइएगा? तो भारत अमेरिका के बीच संबंध है, दोनों समझौता किया हुआ है आवाजाही की। अब आप जाते हैं वहां कोई दिक्कत होगा तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क करेंगे, अगर वहां फंस गए हैं भारतीय दूतावास से संपर्क करेंगे। पर्यटन के लिए जाना चाहते हैं तो पर्यटन के लिए जाने का व्यवस्था कौन किया है? भारत अमेरिका की दोस्ती संबंध। कोई भी आप पड़ोसी के यहां तभी जा सकते हैं जब उसके साथ घनिष्ठा होगा। झगड़ा हो जाएगा, जाएंगे आप? नहीं जाएंगे, कुछ दिन के बाद जाइएगा। तो यह स्थिति है। तो विदेश नीति के संबंध में नेहरू के प्रमुख सिद्धांत थे, हम एक एक करके बोल देते हैं, आप सुन लीजिएगा।
सबसे पहले आप अगर देखेंगे उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और लिंग भेद नीति का विरोध, उनके विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत जो आज भी भारतीय विदेश नीति की का प्रमुख सिद्धांत है। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, लिंग भेद का विरोध, भारत नेहरू की विदेश नीति का सिद्धांत। दूसरा, निःशस्त्रीकरण का समर्थन, आज भी भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है निःशस्त्रीकरण का समर्थक। अगर प्रासंगिकता आ जाएगा तो इसी को लिखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे पंचशील शांतिपूर्ण अस्तित्व, नेहरू की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है पंचशील और शांतिपूर्ण। देखिए, पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 1954 में नेहरू और चीन के तत्कालीन शासक मिलकर जो है किया था, समझ रहे हैं। और पंचशील आज भी भारत की विदेश नीति का सिद्धांत है और भारत का व्यवहार है। पंचशील में 5 सिद्धांत है जो प्रमुख रूप से एक दूसरे देशों की सम्मान करना, एक दूसरे देशों के एकता अखंडता का सम्मान करना, एक दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना, प्रमुख सिद्धांत है। आज भी भारत का यही सिद्धांत है, विदेश नीति का है कि भारत हर देश की एकता, देश की संप्रभुता का सम्मान करता है, वह अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता है, उसके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता है। देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुट निरपेक्षता का सिद्धांत। जिस समय गुट निरपेक्ष, देखिए गुट निरपेक्षता का सिद्धांत जो है, गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू करने में नेहरू का प्रमुख योगदान है। गुट निरपेक्ष नीति के माध्यम से नेहरू जो है एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे उनके गरिमा को बनाए रखा है, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा हुई है। क्योंकि जिस उस समय क्या हुआ था, 1950 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर 1989 तक विश्व जो है 2 भागों में बटा था। 2 भागों में बटा था। 2 भागों में एक अमेरिकी गुट था और एक जो है रशियन गुट था। 2 ध्रुव में बटा था। दोनों में वास्तविक रूप से कोई युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन मनमुटाव, बाक युद्ध, जैसा कि भारत अमेरिका में, अमेरिका और भारत में, अमेरिका और चीन में हो रहा है, भारत और चीन में हो रहा है, एक प्रकार का शीत है। वो युद्ध नहीं होता है उसमें क्या होता है कि गुफरना, आप लोग जानते होंगे, हम लोग के यहाँ कहा जाता है गुफर जाता है, नाराज हो जाता है तो बात नहीं करेगा, भीतर भीतर आरोप प्रत्यारोप करता है। तो शीत युद्ध में यही होता है, आरोप प्रत्यारोप जो है चलता रहता है, समझ रहे हैं। तो भारत और लैटिन अमेरिका, भारत और दक्षिण एशिया के जैसे मिस्र के शासक, इंडोनेशिया के शासक, ये सब मिलकर सोचा कि अब हमको जो है दोनों गुट में से किसी गुट में शामिल नहीं होना है, हम एक अपना अलग गुट बनाएंगे जो दोनों गुट से समान दूरी मेंटेन करेंगे। इससे हमारी जो है स्वतंत्रता, संप्रभुता का जो है सम्मान होगा, उसकी गरिमा बनी रहेगी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। 8 भी गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है, आज नाम जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का विभिन्न सम्मेलन समय समय पर होता है। इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, लेकिन जो प्रारंभिक उद्देश्य था वह थोड़ा सा उससे विचलन हुआ है। तो गुट निरपेक्षता है, गुट निरपेक्षता के द्वारा जो है भारत की वैश्विक स्तर पर जो है संप्रभुता रक्षा करने का काम किया है। उसके बाद जो है मानव अधिकारों का सम्मान। आज भी भारत जो है मानव अधिकार, भारत की विदेश नीति में मानव अधिकार का सम्मान है। अब अफगानिस्तान में जो है एक भूखमरी का संकट व्याप्त हो गया है। 50 मीट्रिक टन गेहूं, दवा आज भारत भेज रहा है। श्रीलंका, मालदीव में कुछ समय जल संकट पैदा हो गया था। श्रीलंका में, नेपाल में जो है बाढ़ आ गया था, प्राकृतिक आपदा आ गया था, उसमें सहायता के लिए भेजता है। आज भारत जो है विश्व के विभिन्न देशों को कोविड वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। ये मानवीय सहायता है, मानव अधिकार की रक्षा के लिए। तो आज भी भारत की विदेश नीति का प्रमुख आधार है मानव अधिकारों की रक्षा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण हल करना। आज भी वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार के जो विवाद होता है, भारत चाहता है कि विवादों का समाधान शांतिपूर्ण हो। जैसा कि दक्षिण एशिया में अगर आप देखेंगे अफगान संकट है, तो भारत चाहता है कि अफगान मामलों में, अफगान से जुड़े हुए जिन लोगों का हित है उसका निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। चाहे किसी भी विवादों को भारत शांतिपूर्ण निपटाने पर जोर देता है। उसके बाद
पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध, आज भी भारत जो है पड़ोसी देश के साथ मधुर संबंध बनाता है। देखिए, पहले पड़ोस की नीति हो या गुजराल डॉक्ट्रिन हो, भारत की विदेश नीति में आज भी प्रासंगिक है। उसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र का समर्थन, आत्मसम्मान, ये भारत की विदेश नीति में नेहरू का प्रमुख सिद्धांत देन है, और यह सिद्धांत आज भी जो है भारतीय विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत बना हुआ है। इसी पर भारत विदेश नीति खड़ी है, इसी नींव पर। अब कहिए कि भारत नेहरू जो है का विदेश नीति में नेहरू की विदेश नीति का क्या क्रियान्वयन रहा है। क्रियान्वयन देखिए, 1950 में नेपाल के साथ शांति और मित्रता की संधि किया गया, वह संधि आज भी है। 1949 में भूटान के साथ संधि किया गया, वही संधि आज भी भारत नेपाल और भारत भूटान के बीच संबंधों का आधार है। हालांकि भूटान के साथ समय समय के साथ संशोधन किए गए हैं। उसके बाद जो है आप देखेंगे विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र का समर्थन किए थे। आज भी भारत विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करता है। आज भी चाहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो या कोविड वैक्सीन हो या आतंकवाद से निपटना है, संयुक्त राष्ट्र में आस्था व्यक्त करता है भारत। उसके बाद जो है 1950 में कोरिया संकट के समय भारत जो है दक्षिण कोरिया का साथ दिया। नेहरू 1950 में कोरिया संकट के समय दक्षिण कोरिया का साथ दिया, और आज भी जो है हमारा दक्षिण कोरिया के साथ जो है मधुर संबंध है, मजबूत आर्थिक संबंध है। आप सैमसंग यूज करते हैं, कंपनी कहाँ की है? कोरिया के कई दर्जनों कंपनी भारत में कारोबार कर रही है। 1950 में। उसके बाद जो है 1951 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में नेहरू जो है जापान संधि पर आपत्ति करके स्वतंत्र विदेश नीति का जो है परिचय दिया है। उसके बाद जो है 1959 में दलाई लामा को शरण दिया है। आज भी दलाई लामा भारत में जो है। और नेहरू की विदेश नीति की सबसे बड़ी सम्मान थी आत्मसम्मान, भारत के सम्मान को मेंटेन करना, कायम करना। आज भी भारतीय विदेश नीति में आत्मसम्मान, भारत का सम्मान सर्वोपरि है। कोई भी विश्व के देश भारत के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकता है। और नेहरू की विदेश नीति की कुछ चुनौतियां भी थी। सबसे पहले आप देखेंगे कश्मीर मुद्दों को यूएनओ में ले जाना। हालांकि ये तत्कालीन परिस्थितियों का परिणाम था, यह टर्मिनोलॉजी जरूर लिखिएगा। उसके बाद जो है 1954 में चीन की विस्तारवादी नीति को जानते हुए भी वह तिब्बत को लेकर जो है तिब्बत उसकी प्रभुता को स्वीकार किए। हालांकि ये भी जो है तत्कालीन परिस्थितियों का परिणाम था। और सबसे बड़ी चुनौती था 1962 का युद्ध। उनकी विदेश नीति का सबसे बड़ी धब्बा 1962 भारत चीन युद्ध था। इस युद्ध के बाद जो है भारत को नेहरू को अमेरिका से सहायता नहीं मिला था और रूस से भी सहायता देश से मिला था। बस इस युद्ध के बाद जो है नेहरू अपने गुटनिरपेक्षता नीति में विचलन देखा गया। अब चूंकि गुटनिरपेक्षता दोनों गुट से, अमेरिकी और रूस दोनों गुट से आप समान दूरी के लिए बनाए थे, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद नेहरू रूस की ओर झुकने लगा था। तो उनके जीवन काल में ही गुटनिरपेक्षता की नीति से वे विचलन जो है विचलन जो है देखा गया है। उसके बाद उनकी विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती थी कि उनकी विदेश नीति सैद्धांतिक अधिक था। पश्चिमी देशों को ये सैद्धांतिक लगता था। इससे देश की आर्थिक और रक्षा संबंध से कोई जो है देश की रक्षा से इसका कोई सीधा जुड़ाव नहीं था। विकसित देशों को, पश्चिमी देशों को नैतिक प्रचार की तरह लगती थी, आदर्शवाद लगता था। यही कारण है कि वो विदेश नीति से देश के विकास में जो है ज्यादा सहायता नहीं मिल पाया था। विदेश नीति मुख्य रूप से देश के विकास के लिए बनाया जाता है, लेकिन नेहरू की विदेश नीति सैद्धांतवादी अधिक था, आदर्शवादी था। इसलिए थोड़ा सा वो राष्ट्रीय विकास में जो है वो उनकी भूमिका थोड़ा सीमित रही है। लेकिन इस सब के बावजूद जो है भारत की विदेश नीति की वो आज भी वही मूलभूत सिद्धांत है जो नेहरू द्वारा रखा गया था। तो नेहरू की विदेश नीति आप देख लिए हैं, इसको देखिएगा। अब हम लोग देखेंगे और सुन लीजिए
नेहरू की विदेश नीति की प्रासंगिकता आ जाएगा। जो बोले हैं सब आज भी प्रासंगिक है, उसको लिखिए। आंसर 38 में से 28 मिलेगा आपको। उसके बाद ये जो विदेश नीति की बात, स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतिपादन किए थे, उसके बाद आर्थिक आधार, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सबसे पहले औद्योगिकरण पर जोर दिए। अब उनके शासनकाल में इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 जो है पारित किया गया था। आज भी वो अधिनियम काम कर रहा है। 1956 में जो है और राष्ट्रीय औद्योगिक नीति जो है संसद में रखा गया था। हालांकि एक औद्योगिक नीति 1948 में भी रखा गया है, अप्रैल 1948 में, लेकिन हम स्वतंत्रता की बात बोल रहे हैं। समझ रहे हैं, संविधान पूरी तरीके से कार्यान्वयन हो गया था तब की बात बोल रहा है। तो 1956 में औद्योगिक नीति जो है संसद में रखा गया था। 30 अप्रैल 1956 को औद्योगिक नीति जो है 1956 जो है रखा गया था। PDF 1950 से गलत है, उसको काट दीजिएगा। उसके बाद उनके कार्यकाल में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। ये सब जो है देश के औद्योगिकरण के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद 1951 से लेकर 1965 तक अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सुदृढ़ काम किया गया था। उसके बाद 1950 में आर्थिक योजना आयोग, 1952 में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन किया गया था। आर्थिक नियोजन की शुरुआत किया गया था। उसके बाद पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया था। कृषि के विकास के लिए भूमि सुधार का क्रियान्वयन किया गया था। गांव के विकास के लिए 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से पंचायती राज का शुरुआत किए थे नेहरू ने। उसके बाद 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किए। इस सबसे औद्योगिकरण, आर्थिक नियोजन, भूमि सुधार, कृषि का विकास, गांव का विकास, क्या हुआ, देश के आर्थिक नींव को मजबूत करने पर जोर दिया गया। और आज भी जो है गांव के विकास के लिए सामुदायिक विकास क्रम, पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। आज भी पंचायती राज अपने नवीनतम रूप में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से आज भी कार्यरत है। देख रहे हैं भूमि सुधार, आज भी वही भूमि सुधार क्रियान्वित है। आर्थिक नियोजन की शुरुआत की गई थी। अभी भी नियोजन के बहुत सारा पहलू जो है अभी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़ता है। और उद्योग तो पूरी तरीके से वही उद्योग है। आज जो है ऑक्सीजन संकट पैदा हो गया था। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट से ही ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा करने में सबसे बड़ा काम है एम्स की स्थापना। आप देखेंगे आज जो है देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा करने में एम्स की स्थापना नेहरू जो दौरा ही जो है किया गया था। एम्स की स्थापना आप देखेंगे 1956 में एम्स की स्थापना किया गया था। और 1956 में ही भारतीय चिकित्सा अधिनियम पर परिषद अधिनियम जो है पारित किया गया था। उसके बाद चिकित्सीय शिक्षा के लिए, डॉक्टरी शिक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना किया गया था। स्वास्थ्य नीति जो है जारी की गई थी। तो इसके माध्यम से देश के स्वास्थ्य को क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए भी प्रयास किया गया था। उसके बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष देश में के विकास में अंतरिक्ष की प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। यही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इसरो जो है बाद में इसरो के रूप में जो है सामने आया है। इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए, पुल पुलिया सड़क निर्माण के लिए, देश में अभियंत्रण शिक्षा के लिए विभिन्न IIT की स्थापना किया गया था। IIT खड़गपुर है, IIT दिल्ली है, मुंबई है, इस सब की स्थापना नेहरू के शासनकाल में ही किया गया है। देख रहे हैं। उसके बाद परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में 1960 में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। उसके बाद 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो है किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में जो है नेहरू जो है प्रयास किए हैं। और ये सब मिलकर जो है आज जो है उस समय जो है आत्मनिर्भर भारत यानी आधुनिक भारत का जो है नींव जो है यही प्रयास जो है रखा है। तो आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में नेहरू का योगदान आ जाएगा।
इसी शीर्षक से आपको एलोबरेट करना है। विशेष के लिए आप पीडीएफ देखिएगा, सब चीज बोल दिए हैं। अब हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन में नेहरू की क्या भूमिका है वह देखेंगे। सबसे पहले नेहरू की भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन में 1916 में नेहरू जी ने होम रूल एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में शामिल हुए और एनी बेसेंट के होम रूल के एक प्रांतीय सचिव जो है चुने गए थे। 1920 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में, और 1921 में पहली बार वो जेल गए थे। और स्वतंत्रता की लड़ाई में जो है वो अंतर्राष्ट्रीयता करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। उसके बाद 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में वो कांग्रेस की अध्यक्षता की। उसके बाद कई बार कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किए हैं। सभी ने अवंग आंदोलन में शामिल हुए। उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो है जेल गए थे, अल्मोड़ा जेल में जो है उन्हें रखा गया था। संविधान निर्माण में जो है संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के जो है अध्यक्ष बने थे। और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जो आज प्रस्तावना हम लोग कहते हैं, नेहरू द्वारा ही रखा गया है। तो यह स्थिति है। संविधान निर्माण में भी जो है उनका योगदान है। और संविधान की जो है प्रस्तावना में जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, समाजवादी सिद्धांत या निर्देशक तत्व में समाजवादी सिद्धांत को प्रविष्ट कराने में, मताधिकार को शुरुआत से ही मताधिकार का अधिकार शुरुआत से ही जो है रखने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। अगर अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में बहुत बाद में लोगों को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ है अमेरिकी संविधान बनने के बाद, लेकिन भारत में संविधान के शुरुआत से ही लोगों को मताधिकार का अधिकार प्राप्त था। नेहरू का योगदान है। इसके अलावा आप देखेंगे संसदीय लोकतंत्र में भी नेहरू का काफी योगदान है। देखिए नेहरू संसदीय लोकतंत्र में काफी योगदान दिया है। देखेंगे 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके अलावा अंतिम सरकार का नेतृत्व किए हैं। इस नाते जो है वे संसद में जो है महत्वपूर्ण विषयों पर खुली परिचर्चा को बढ़ावा दिए। इसके अलावा वे जो है राजनीतिक क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि अधिनियम, निर्वाचन आयोग, इस सब को जो है सुचारू कार्य के लिए जो है उस दिशा में जो है प्रयास किए थे। तो नेहरू जो है कि जो है अब देख रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा महिला सशक्तिकरण में जो है नेहरू का योगदान जो है देख लीजिए। देखिए नेहरू की इच्छा थी कि देश के शासन में जो है महिलाएं जो है पुरुषों के समान भागीदारी ले, और वे महिलाओं को जो है देश का निर्मात्री मानता था, देश के निर्माता वो मानते थे, क्योंकि महिला ही किसी देश का किसी समाज का निर्माता होता है। और वे उनका मानना था कि महिलाओं को जो है बिना विकास या महिलाओं के बिना अर्थव्यवस्था में भागीदारी से देश उत्थान नहीं कर सकता है। और महिलाओं के संपूर्ण भागीदारी पर जोर देते थे। इसीलिए भारत में महिलाओं को संविधान के शुरुआत में मताधिकार प्राप्त हो गया था। समझ रहे हैं। कल्याणी में वो कहे थे 1924 में एक कल्याणी में एक भाषण दे रहे थे, और उनका कहना था कि भारत की महिलाओं को देश निर्माण में समुचित भूमिका निभानी चाहिए। उनके बिना देश तेजी से प्रगति नहीं कर सकता है। देश की प्रगति की स्थिति उसकी महिलाओं से जानी जाती है, क्योंकि महिला ही देश के लोगों की निर्मात्री होती है। तो महिलाओं देख लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अब मान लीजिए विश्व समुदाय का नेहरू का देन तो विश्व बंधुत्व, पंचशील, गुटनिरपेक्ष, निःशस्त्रीकरण, मानवाधिकार की रक्षा, उपनिवेशवाद का विरोध, समाजवाद का विरोध, रंगवाद का विरोध, इसको व्याख्या कीजिएगा। अलग अलग चीज़ों देखे हैं, सारा पहलू आप देख लिए हैं। संसदीय लोकतंत्र में हो, आधुनिक भारत के विदेश नीति, तमाम सारे पहलू को हम जो है पकड़ने का कोशिश किए हैं। अब हम आगे जेपी देखेंगे और लोहिया, और उसके बाद लास्ट में जो है हम गांधी देखेंगे। आज फिर 3 कला, इसके बाद बैच समाप्त हो जाएगा हिस्ट्री। और आप प्री एग्जाम के कल होकर बैच इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे।